नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आज फिर से एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और ये अध्याय किसका है? कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 13 एक तिनका, जो कि एक कविता है। और कविता लिखी किसने है? ये लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद। इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद, जिन्होंने ये कविता अपने ही ऊपर लिखी है कि यहाँ पे मैं शब्द का जो प्रयोग किया है, जो कि एक घमंड का सूचक है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं, बिना समय गवाए अपनी कविता शुरू करते हैं। चलिए, मैं शब्द यहाँ पे शुरू में ही आ गया है। मैं यानी घमंड, अहंकार का सूचक। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ये देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, यानी जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब ये जो कविता का इतना सुंदर भाव प्रकट किया है लेखक ने, कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता, और यहाँ तो उन्होंने पूरे का पूरी समझ ही आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। कवि कहता है कि मैं एक दिन मुंडेर पर खड़ा हुआ था। कवि कहता है कि मैं एक दिन मुंडेर पर खड़ा हुआ था, और मुंडेर पर अचानक से हवा चली, और अचानक से दूर से कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका, छोटा सा तिनका, तिनका होता कितना है? इतना, ये छोटा सा तिनका मेरी आंख में गिर गया। अब जब आंख में तिनका गिर जाता है तो क्या होता है? जब तिनका आंख में गिर जाता है तो क्या हो जाता है? बेचैन हो जाते हैं, आंख लाल हो जाती है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन। तो वो कहता है झिझकना क्या है यहाँ पे? झिझकने का मतलब होता है संकुचित होना। झिझकने का मतलब क्या है यहाँ पे? संकुचित होना, यानी कि मेरी समझ बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, संकुचित हो गया मैं। ठीक है, हुआ बेचैन सा। बेचैन मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ आपको पूरा दुख देती है तो आप क्या हो जाते हो? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ना बैठ सकते हो ना उठ सकते हो, उसे बेचैन कहते हैं। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, यानी मेरी आंख लाल हो गई उस तिनके से। मूठ देने का, मूठ का मतलब क्या होता है? मूठ का मतलब होता है जो एक कपड़ा होता है ना, जैसे ये एक कपड़ा है और इसका ये एक छोर का इस ऐसे इकट्ठा सा करके जब लोग उसकी आंख में लगाने लगे तो उससे उससे सेक लगी। ठीक है, इकट्ठा करके जो है उसका कोना उसकी सेक दी उन्होंने। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ऐंठ मतलब क्या होता है? घमंड, यानी कि मैं अपने आप को इतना वो मान रहा था। ऐंठ का मतलब होता है अकड़। ठीक है, ऐंठ का मतलब क्या है यहाँ पे? अकड़। ठीक है, और दबे पाँव भागना मतलब भाग जाना, ये तो सिंपल है, भागना। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ऐंठ जो थी वो जब मेरे आँख में तिनका गिर गया, मुझे लोग यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है ना आपको? ये देखो लोग आँख में निकाल रहे हैं ना मूठ लगा के कपड़े की। तो बोलता है कि जो मूठ थी उससे जब मेरे आँख में वो रखा है, तो ऐंठ जो है मेरी, ऐंठ जो मेरे अंदर घमंड है, जो मेरी अक्कड़ है, वो दबे पाँव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब मतलब तरकीब। ढब का मतलब क्या होता है? तरकीब या उपाय। ठीक है, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। समझ मतलब विवेक, मेरे विवेक, क्योंकि मैं अपने आप को ही सर्वा मानता था। ये हमारा घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। ये ऐसा इसलिए यहाँ पे आपको कवि ने बताया है कि कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए।
ऐंठता तो किस लिए इतना रहा। तो वो समझ विवेक उसकी जो बुद्धि है उसी को कह रही है कि तू किस चीज़ पे इतना ऐंठता था, किस चीज़ पे तू इतना घमंड करता था। एक तिनका ही तेरा घमंड तोड़ने के लिए काफ़ी था। यानी कि जो मेरी बुद्धि थी, मेरा विवेक था, जो मेरा समझ थी, वो मुझे कह रही थी कि तू इतना ऐंठता किसके लिए था, तू इतना घमंड किसके लिए करता था। एक छोटे से तिनके ने तो तुझे बेचैन कर दिया, उसने तो तेरा घमंड तोड़ दिया, तो तू किसके लिए इतना ऐंठता है। तो इस कहानी का भाव बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, और ना समझ में आए तो इसको दो तीन बार रीड करना है और फिर पढ़ना है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ये तो वैसे भी बहुत आसान सा है, ठीक है। तो इसमें जो इसका अभ्यास कार्य है, आपको पता है कि पद्यांश भी कराते हैं कुछ स्कूल्स में, और कुछ स्कूल्स में इसका भावार्थ, संदर्भ सहित, प्रसंग सहित भावार्थ भी करवाते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आपके कक्षा अध्यापक कैसे करवाएंगे। और अगर आपको इस कविता से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कविता से ये एक पहला वाला जो प्रश्न है ये मैं आपको करवा देती हूँ, फिर आपको भाषा की बात करा देंगे जो कि व्याकरण है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य है वो तोड़ मरोड़ के दिया गया है, आपको एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे थे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ये देखिए, दो वाक्यों में आपको ये पूरा उदाहरण दे रखा है। आपको इसी तरह से क ख ग घ करना है, ठीक है। चलिए, पहले वाले का हम देखते हैं कैसे करना है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा था, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इसको आपको अच्छे से लिखना है। एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था, तो इसको हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो आपको एक दिन जब मैं मुंडेर पर, जब था नहीं आएगा, यहाँ से इतना काटना है आपको। एक दिन जब मैं, यानी एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, ठीक है। सिर्फ ये जो था है ये आपने लास्ट में ले जाना है, ठीक है। नंबर 2, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो आंख लाल होकर दुखने लगी, ठीक है। आंख लाल होकर दुखने लगी, ऐसा आपने लिखना है। फिर है ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो आपने क्या लिखना है, बेचारी ऐंठ। ये बेचारी जो है ये आपने आगे ले जाना है और ऐंठ यहाँ पे, और बाकी का एज इट इज, ठीक है। बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। तो नंबर 4 है आपका, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, किसी ढब से, किसी ढब से तिनका निकल गया, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है, ये तिनका यहाँ लिख देना और निकल यहाँ लिख देना, ठीक है। समझ में आएगी इतनी बात बच्चों। चलिए, अब हम इसका करते हैं भाषा की बात, ठीक है। भाषा की बात, ये देखिए, ये रहा भाषा की बात। यहाँ पे आप भाषा की बात का आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं, इसको व्याकरण बोलते हैं, ठीक है, व्याकरण। चलिए, अब हम इसको करते हैं। किसी ढब से निकलना, यानी किसी ढब से, यहाँ पे ढब जो शब्द है ये से आ रहा है इसके साथ में, ठीक है। तो आपको इसी तरह से नीचे भी आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं रिक्त स्थान, उसमें आपको हेल्पिंग बॉक्स से लिखना है। किसी ढंग से निकलना, ढब मतलब ढंग से, ढब से जैसे कई वाक्यांश में, यहाँ पे वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर आपको खाली स्थान में भरना है। चलिए देखिए, यहाँ पे है नंबर 1, मेंढक पानी में। तो मेंढक पानी में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा छप से, तो हम नंबरिंग डाल देते हैं यहाँ पे। ये है नंबर 1 यानी क। अब है ख, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद
एक बूंद क्या होगा, टप से, यानी नंबर 2। अब है नंबर 3, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, यानी कि फुर से। तो यहाँ पे हम नंबर 3 डाल देंगे। नंबर 4, ठंडी हवा डॉट डॉट गुजरी, यानी कि डैश गुजरी, कैसे, सन से। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4, ये रहा। अब है नंबर 5, ठीक है, मैं ठंड में थर से, तो इसको हम दे देंगे नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके रिक्त स्थान। अभ्यास कार्य, जिस भी अध्याय में अभ्यास कार्य होगा वो हम आपको कराएंगे, और जिसमें नहीं होगा वो हम नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ अध्याय से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अब हम इस पाठ का यहीं पर विराम देते हैं। तो फ़ोन उठाइए फटाफट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो यानी पार्ट 14 पार्ट 14 में आपको मिलते हैं। तो धन्यवाद, तब तक के लिए इंतज़ार करिए।